हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेएस एग्री पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज हम बात करेंगे मौसम एवं जलवायु के बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जेट आईसीआर बीएचयू एवं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं मौसम और जलवायु से बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहले हम जो पार्ट का नाम है या चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है मौसम एवं जलवायु। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आ सकता है कि मौसम क्या है, मौसम क्या होता है। तो दोस्तों मौसम क्या है, ये वायुमंडल की परिवर्तनशील क्षणिक अवस्था है। क्या है? परिवर्तनशील क्षणिक अवस्था है जो कुछ समय, कुछ घंटों, कुछ दिनों या कुछ महीनों में परिवर्तन होती रहती है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वायुमंडल की अल्पकालीन यानी कम समय अल्पकालीन दशाओं का हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। वायुमंडल की अल्पकालीन दशा क्या होती है? मौसम होता है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मौसम क्या है। ऑप्शन दे दे कि वायुमंडल की अल्पकालीन दशा, वायुमंडल की दीर्घकालीन दशा, ए और बी दोनों, और सी डी ऑप्शन दे दे आपको कि उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? वायुमंडल की अल्पकालीन दशा क्या होती है? मौसम कहलाता है। मौसम की परिभाषा दी हुई होती है और उसे आपको बता कि वायुमंडल की अल्पकालीन दशा को क्या कहते हैं। तो आपको ऑप्शन मिलेगा जलवायु, मौसम, और अन्य दो ऑप्शन आपको देते हैं जिनमें से आपको चुनना होगा। उसका आंसर क्या होगा? मौसम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मौसम का अध्ययन, मौसम का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? मौसम का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? जलवायु सॉरी मौसम एवं जलवायु से बनने वाला छोटा क्वेश्चन भी आपको मैं बता दूंगा कि कहां से क्या क्या क्वेश्चन पढ़ सकता है। पूछ सकता है कि मौसम का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। तो मौसम का अध्ययन हम उसके नाम के आधारित पर ही है, इसके नाम के आधार पर ही है। क्या है? मौसम विज्ञान। हिंदी में हम कह सकते हैं मौसम विज्ञान, और इंग्लिश में हम कहते हैं मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेटेरोलॉजी किस भाषा का शब्द है। मेटेरोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति मेट्रोस मेट्रोस प्लस लोगस से हुई है। मेट्रोस प्लस लोगस से हुई है। मेट्रोस का अर्थ क्या होता है? मौसम। मेट्रोस का अर्थ होता है मौसम। लोकस का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो मौसम का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेटेरोलॉजी या मौसम विज्ञान। मेटेरोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की IMD इंडियन हिंदी में लिख रहा हूं, भारतीय मौसम विज्ञान भविष्यवाणी, मौसम विज्ञान या मौसम भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी। तो
भारत में मौसम की भविष्यवाणी पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में हुई थी। IMD, इंडियन मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय मौसम भविष्यवाणी। या भारत में एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में मौसम भविष्यवाणी केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो क्या आ सकता है, पुणे महाराष्ट्र। स्थापना कब हुई, 1875 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि WMO, वर्ल्ड मेटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की विश्व मौसम विज्ञान कार्यक्रम, विश्व मौसम विज्ञान कार्यक्रम कहाँ पर स्थित है, तो विश्व मौसम विज्ञान कार्यक्रम जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्या है, विश्व मौसम विज्ञान कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर है 5, IAMD, IAMD का पूरा नाम क्या है, इंडियन इरिगेशन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। भारतीय कृषि मौसम भविष्यवाणी कहाँ पर स्थित है, या भारतीय कृषि मौसम भविष्यवाणी कहाँ की जाती है, तो वो कहाँ की जाती है, नई दिल्ली, नई दिल्ली, जिसकी स्थापना सन 1932 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि जलवायु क्या है, जलवायु। तो जलवायु मौसम क्या है, वायुमंडल की अल्पकालीन दशा, और जलवायु क्या होगी, वायुमंडल की दीर्घकालीन दशा, यानी कि कुछ महीनों कुछ वर्षों का योग। हम कह सकते हैं कि मौसम के 31 वर्षों के योग को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जलवायु क्या होती है, तो क्या जलवायु क्या होती है, वायुमंडल की दीर्घकालीन दशा, दीर्घकालीन दशा क्या होती है, जलवायु होती है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि जलवायु का अध्ययन, जलवायु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो जलवायु का अध्ययन विज्ञान की क्लाइमेट्रोलॉजी या जलवायु विज्ञान में करते हैं, जलवायु विज्ञान में, जलवायु विज्ञान या क्लाइमेट्रोलॉजी, क्लाइमेट्रोलॉजी, क्लाइमेट्रोलॉजी भी ग्रीक भाषा का शब्द माना जाता है, जो क्लाइमेट प्लस लोगस से बना था। क्लाइमेट का अर्थ है जलवायु, और लोगस का अर्थ क्या है, अध्ययन करना। जलवायु का अध्ययन करना क्लाइमेट्रोलॉजी है, जलवायु विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 1190 mm, 1190 या 94 mm। और अगर सेंटीमीटर की बात करें तो क्या, 119.4 सेंटीमीटर, 119.4 सेंटीमीटर। बात आती है कि विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, विश्व में औसत वार्षिक वर्षा
विश्व में औसत वार्षिक वर्षा, तो विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1000 mm या 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर वर्षा विश्व में औसत वार्षिक वर्षा है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि मौसम क्या है। मौसम मैंने अभी आपको बताया कि मौसम एक वायुमंडल की अल्पकालीन दशा है जो परिवर्तनशील क्षणिक अवस्था मानी जाती है, यानी कि ये कुछ समय, कुछ घंटों, कुछ दिनों के लिए या एक महीने के लिए ही होती है। ये लगातार परिवर्तनशील रहती है। अगला क्वेश्चन है कि मौसम का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो मौसम का अध्ययन हम विज्ञान की मेटेरोलॉजी या मौसम विज्ञान में करते हैं। मेटेरोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो मेट्रोस प्लस लोगस से बना। मेट्रोस का अर्थ होता है मौसम और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। तो मौसम का अध्ययन करना मेटेरोलॉजी या मौसम विज्ञान। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट या भारत में भारतीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र कहाँ पर स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र। जिसकी स्थापना कब हुई? सन 1875 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएमओ विश्व मौसम विज्ञान कार्यक्रम कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आईएएमडी का पूरा नाम क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय कृषि मौसम भविष्यवाणी केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली, जिसकी स्थापना सन 1932 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है जलवायु क्या? तो जलवायु है वायुमंडल की दीर्घकालीन दशा। अगर अर्थात हम कह सकते हैं कि जलवायु एक मौसम के 31 वर्षों का योग माना जाता है। जलवायु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो जलवायु का अध्ययन विज्ञान की जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी भी ग्रीक भाषा के शब्द है जो क्लाइमेट प्लस लोगस से बना है। क्लाइमेट का अर्थ है कि जलवायु और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। तो जलवायु का अध्ययन करना क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा है 1194 mm या 119.4 सेंटीमीटर। और विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो विश्व में औसत वार्षिक वर्षा है 1000 mm या 100 सेंटीमीटर। 1000 mm या 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा या राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? औसत वार्षिक वर्षा, तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है 575 mm या 57.5 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की पश्चिमी राजस्थान में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान की अगर अलग से बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? पश्चिमी राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 125 mm या 12.5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है?
स्थान पर होती है। तो अगर स्थान की बात करें ना, तो स्थान की सबसे अधिक स्थान की बात करें तो माउंट आबू, माउंट आबू। अगर जिले की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के किस जिले में होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? में होती है। तो वो जिला कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है। झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है चेरापूंजी में। चेरापूंजी में भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानसून शब्द किस भाषा से दिया गया है? मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द माना जाता है। अरबी भाषा का शब्द है जो मौसिम शब्द से मिलकर बनाता है। मौसिम शब्द से मिलकर बनाता है, मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून कितने प्रकार की होती है? मानसून के प्रकार। तो मानसून के प्रकार दो हैं। कौन कौन से हैं? एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और दूसरी है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। क्वेश्चन अगला आ सकता है कि सबसे अधिक वर्षा कौन सी मानसून से होती है? सबसे अधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? कौन सी मानसून से होती है? तो सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगर एक की बात करें कि राजस्थान में वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का होता है, पश्चिमी मानसून से होती है। तो उसका आंसर होगा 85%। 85% राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा का 85% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। एक बार फिर देख लेते हैं कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा बात करें तो 575 mm या 57.5 सेंटीमीटर। पश्चिमी राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो पश्चिमी राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 125 mm या 12.5 सेंटीमीटर होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा
वर्षा किस स्थान पर होती है? अगर स्थान की बात करें तो माउंट आबू, अगर जिले की बात करें तो झालावाड़ आएगा। और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जो मौसम शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून के प्रकार, मानसून कितने प्रकार की होती है? तो मानसून दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर अगला कि सबसे अधिक वर्षा कौन सी मानसून से होती है? तो सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा का कितना प्रतिशत भाग, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है? तो 85% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। सबके सब कि जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कोई भी कहां से भी घुमा कर दिया जा सकता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो करेक्ट आंसर होगा, वो ही आपको उसका आंसर देना है। इसलिए जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो नोट कर लेना। ये क्वेश्चन ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि ये कंफ्यूजन वाले हैं, इसलिए ये इनको प्रश्नों के रूप में अगर आप याद करोगे तो बहुत ही बेहतर याद होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखाएं हैं? कितनी शाखाएं हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं कौन कौन सी? अरब सागर की, अरब सागर, और दूसरा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब बात कर लेते हैं कि कितना प्रतिशत दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कितना प्रतिशत कौन सी शाखा के द्वारा होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का 80% अरब सागर शाखा के द्वारा होती है वर्षा, और बंगाली खाड़ी के द्वारा 20% वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 20% वर्षा की बात करें तो बंगाली खाड़ी द्वारा, और 80% की बात करें तो कौन सी है? अरब सागर शाखा के द्वारा। बात करते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का राजस्थान में प्रवेश या भारत में प्रवेश। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश कब और कहां से होता है? एक ही क्वेश्चन में बता देता हूं आपको, दो क्वेश्चन की दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में प्रवेश कब होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रवेश 1 जून से केरल राज्य से शुरुआत होती है, और लगभग 15 जुलाई तक संपूर्ण देश में फैल जाती है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 15 जुलाई तक वर्षा होने शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का उद्गम केंद्र, मानसून का उद्गम केंद्र कौन क्या है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का उद्गम केंद्र है हिंद महासागर। हिंद महासागर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून निकलती है। हिंद महासागर क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का उद्गम केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किन राज्यों में नहीं होती? मानसून किन राज्यों में नहीं होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून अगर बात करें तो
तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी कम ही वार्षिक इसकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, और तमिलनाडु में तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती ही नहीं है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बनने वाले 5-6 क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूँ कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे अधिक वर्षा या सबसे अधिक वर्षा देने वाली मानसून है, जो राजस्थान में 85% वार्षिक वर्षा देती है और 75% भारत में। बात करें तो भारत में वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा दिया जाता है, तो 75% से अधिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा दिया जाता है। बात करें इसका परिवेश की कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब परिवेश करती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून से केरल राज्य से होते हुए पूरे भारत में फैल जाती है। एक तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश राज्य को छोड़कर और संपूर्ण देश में ये वर्षा करती है। बात करें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखाएं है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, एक तो अरब सागर शाखा और दूसरी है बंगाली खाड़ी। अगर बात करें कि अरब सागर शाखा दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कितना प्रतिशत वर्षा कराती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का 80% भाग अरब सागर से ही वर्षा कराता है, और बंगाली खाड़ी 20% वर्षा कराती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का उद्गम केंद्र कहाँ है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का उद्गम केंद्र कहाँ है, हिंद महासागर है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरी मानसून कौन सी थी, उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून किन राज्यों में होती है, किन राज्यों में वर्षा कराती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून की बात करें तो अगर उत्तरी पूर्वी मानसून 2 ही राज्यों में वर्षा कराती है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जहां पर वर्षा नहीं कराती वहां पर कौन सी कराती है, उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा कराती है, जो है आंध्र प्रदेश और दूसरा क्या है वह तमिलनाडु के द्वारा ही, तमिलनाडु में ही उत्तरी पूर्वी मानसून आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में वर्षा कराती है। इसे पुनरावर्ती मानसून भी कहते हैं और इसे वृहद वर्षाकालीन मानसून कहते हैं। पूछा जा सकता है कि वृहद वर्षाकालीन मानसून कौन सी मानसून होती है, आपको ऑप्शन दे देगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, और आप घुमा कर दे देगा उत्तरी दक्षिणी मानसून, कोई सी भी दे सकता है, लेकिन आपको आंसर क्या करना है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही आपको उत्तर करना है। अब आता है मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान पहले मैं बता देता हूँ मौसम पूर्वानुमान होता है कि मौसम जब बदलता है तो हम संभावना लगा लेते हैं या हम पहले से ही बता देते हैं कि इन दिनों में ये मौसम का बदलाव होगा। तो अगर हम बात करें कि मौसम पूर्वानुमान में अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए लगाया जाता है, तो अल्पकालीन की बात करें तो अल्पकालीन 1 से 3 दिन तक, 1 से 3 दिन के लिए। और अगर क्वेश्चन नंबर
25 की बात करें कि मौसम पूर्वानुमान में दीर्घकालीन 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 पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए लगाया जाता है, तो दीर्घकालीन 10 दिन से अधिक के लिए बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की कि मौसम पूर्वानुमान में मध्यकालीन पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए लगाया जाता है, तो मध्यकालीन पूर्वानुमान लगभग 3 से 10 दिन तक के लिए लगाया जाता है। 3 से 10 दिन तक के लिए लगाया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखाएं, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं। कौन कौन सी? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर से कितनी वर्षा होती है? अरब सागर से 80% होती है और बंगाल की खाड़ी से 20% वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में कब प्रवेश होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में प्रवेश की बात करें तो 1 जून को केरल राज्य से होती हुई पूरे देश में फैल जाती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 15 जुलाई तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रवेश होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का उद्गम केंद्र क्या है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का उद्गम केंद्र हिंद महासागर माना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किन राज्यों में नहीं होती? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश राज्य में नहीं होती। उत्तरी पूर्वी मानसून किन राज्यों में वर्षा कराती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। मौसम पूर्वानुमान में अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए लगाया जाता है? तो 1 से 3 दिन के लिए अल्पकालीन में, और दीर्घकालीन में बात करें तो 10 से अधिक दिनों के लिए, और मध्यकालीन की बात करें तो 3 से 10 दिन के लिए। अगर आप क्रम वाइज याद करो तो सबसे पहले मतलब 1 से 3 और दूसरी 3 से 10 और तीसरी है 10 से अधिक। अब आगे बढ़ते हैं वायुमंडल की तरफ। सबके सब जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं नोट कर लेना। अगर आप अब भी नोट नहीं कर रहे हैं ना, तो उनका तो जो नोट नहीं कर रहे उनका तो वो अब न भी पढ़कर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लिए ना, तो आपके दिमाग में रहेंगे, और दिमाग में रहेंगे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप में दिमाग में रहने वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है? वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है? तो वायुमंडल में 4 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और आयन मंडल। 4 परत कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, पहली क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल और तीसरी है मध्यम मंडल और चौथी है आयन मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि समुद्र तल से वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर समुद्र तल से वायुमंडल की ऊंचाई मानी जाती है। और इस औसत ऊंचाई का हम क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? एल्टीट्यूड।
अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? समुद्र तल से वायुमंडल के बीच की औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्षोभ मंडल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? यह सबसे नीचे की परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर है। 8 से 18 किलोमीटर मानी जाती है। क्षोभ मंडल से अगला क्वेश्चन बनता है कि क्षोभ मंडल में तापमान ह्रास दर कितनी है? तो याद नहीं, हम कह सकते हैं कि यह भी पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल में तापमान में कितनी कमी होती है? तो क्षोभ मंडल में लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी होती है या कम तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें कि मौसम की घटनाएं कौन सी घटनाएं जो ओलावृष्टि, आंधी तूफान, बरसात आदि वे घटनाएं वायुमंडल की कौन सी परत के द्वारा होती है? तो ये कौन सी परत के द्वारा होती है? क्षोभ मंडल के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वायुमंडल की समताप मंडल की समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी? 18 से 50 इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? समताप मंडल वायुमंडल की सबसे गर्म परत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वायुमंडल की मध्यम मंडल की समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी? 50 से 80 किलोमीटर कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वायुमंडल की जो आयनमंडल परत उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है? तो समुद्र तल से ऊंचाई इसकी मानी जाती है लगभग 80 से 1600 किलोमीटर। और सबसे ऊपरी परत की बात करें तो सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की आयन मंडल की परत जो है वो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत मानी जाती है। और सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, जिसमें क्या होता है? वायुमंडलीय घटनाएं या मौसम की घटनाएं होती है। क्वेश्चन नंबर बाद में प्रकाश संश्लेषण की
तरंग दैर्ध्य का मान, पी ए आर के लिए तरंग दैर्ध्य, पी ए आर तरंग दैर्ध्य का मान, तरंग दैर्ध्य का मान कितना आता है? तो 0.4 से 0.74 माइक्रोन तक PAR के लिए तरंग दैर्ध्य का मान होता है। एक बार फिर से बात करें, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है? तो वायुमंडल में 4 परतें पाई जाती है, और अगर बात करें 5, एक ओजोन परत और भी पाई जाती है। तो वो कौन कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और आयन मंडल। समुद्र तल से वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर, जिस ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड कहते हैं। क्षोभ मंडल की समुद्र तल से ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर, और क्षोभ मंडल में तापमान हवा दर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होता है। और मौसम की घटनाएं वायुमंडल की कौन सी परत में होती है? तो वायुमंडल की घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। और वायुमंडल की समताप मंडल की समुद्र तल से ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर होती है। और वायुमंडल की सबसे गर्म परत समताप मंडल, और वायुमंडल की मध्य मंडल की समुद्र तल से ऊंचाई तो कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर। वायुमंडल की आयन मंडल परत की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 80 से 1600 किलोमीटर। और PAR के लिए तरंग दैर्ध्य का मान कितना होना चाहिए? 0.4 से 0.74 किलोमीटर तक होने चाहिए। मौसम और जलवायु में लगभग आपको 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, और मृदा में भी आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं, और हर बार इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 आता है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन कौन सी है? पहली है CFC और CO2। बात करें CFC क्या है? तो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस आती, और CO2 आपको बताया है। CO2 लगभग 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। अब वायुमंडल का वायु संगठन देख लेते हैं कि वायुमंडल के वायु संगठन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है 20.9% या 21% भी हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वायुमंडल में CO2, तो वायुमंडल में CO2 पाई जाती है कितनी? 0.03%। और मृदा वाले चैप्टर में मैंने बताया था, क्या बताया था कि मृदा में 20.3% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, और 0.3% क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। बात करें 41 नंबर क्वेश्चन की, वायुमंडल में N2 गैस कितनी पाई जाती है? तो वायुमंडल में N2 गैस कितनी पाई जाती है? 78.8% या 79% भी हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की वायुमंडल में आर्गन भी कितनी पाई जाती है? वायुमंडल में ऑर्गन गैस कितनी पाई जाती है? तो वायुमंडल में ऑर्गन गैस कितनी पाई जाती है? 0.93% पाई जाती है। अब बात करते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 45, आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? तो आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक निरपेक्ष और दूसरी सापेक्ष। निरपेक्ष और सापेक्ष। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निरपेक्ष निरपेक्ष आर्द्रता को किस में मापते हैं? किस में मापते हैं? तो निरपेक्ष आर्द्रता को हम किस में मापते हैं? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। निरपेक्ष आर्द्रता होती क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता होती है कि वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित क्या आर्द्रता क्या कहलाती है? निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता क्या कहलाती है? निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सापेक्ष आर्द्रता निकालने का सूत्र। सापेक्ष आर्द्रता निकालने का सूत्र। आर्द्रता निकालने का सूत्र। सापेक्ष आर्द्रता को एक अपेक्षिक आर्द्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेक्षिक आर्द्रता। तो इसका सूत्र क्या है? वायु में उपस्थित आर्द्रता, वायु में उपस्थित आर्द्रता बटा वायु के द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, ये इंटू ये सूत्र है। सापेक्ष आर्द्रता निकालने का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र। तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र। एक बार फिर से क्या है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CO2। वायुमंडल में O2 की बात करें तो वायुमंडल में O2 20.9% और CO2 की बात करें तो 0.03% और नाइट्रोजन की बात करें तो 78.8% या 79% नाइट्रोजन पाई जाती है और आर्गन की बात करें तो 0.93% ऑर्गन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता के कितने प्रकार होते हैं? तो आर्द्रता के दो प्रकार होते हैं। आर्द्रता कौन कौन से प्रकार हैं? एक सापेक्ष आर्द्रता और एक निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता क्यों होती है? कि वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता निकालने का सूत्र क्या है? कि वायुमंडल में उपस्थित या वायु में उपस्थित आर्द्रता बटा वायु के द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर है क्या है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? मिलीबार। वायुमंडलीय दाब की इकाई मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमें क्या कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 क्वेश्चन करने हैं। साथ साथ अगर ये क्वेश्चन 100 नहीं होंगे, गिनती में 100 नहीं होंगे, तो मैंने वैसे भी आपको क्वेश्चन बता दिए। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी बताए कहीं कहीं और वैसे भी और भी बताए, लेकिन जो भी बताए वो आप जलवायु और मौसम में लगभग 100 क्वेश्चन में आपको बताने वाला। क्वेश्चन नंबर 48 कि पत्तियों का तापमान
पौधे की पत्तियों का तापमान ज्ञात करने वाला यंत्र। पत्तियों का तापमान ज्ञात करने वाला यंत्र। तो पौधे की पत्तियों का तापमान ज्ञात करने वाला यंत्र है इंफ्रारेड थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 48 है, सॉरी 49 है कि अधिकतम तापमापी में कौन सा पदार्थ या कौन सा तत्व भरा जाता है। कौन सा पदार्थ भरा जाता है। तो अधिकतम तापमान में पारा भरा जाता है। क्या भरा जाता है। पारा भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। अधिकतम तापमान कब मापते हैं। तो अधिकतम तापमान कब मापते हैं। तो दोपहर के 2 बजे अधिकतम तापमान मापते हैं। दोपहर के 2 बजे तापमान मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि न्यूनतम तापमापी में कौन सा पदार्थ भरा जाता है। कौन सा पदार्थ भरा जाता है। तो न्यूनतम तापमापी में हम भरते हैं एल्कोहल। और न्यूनतम तापमान कब मापते हैं। तो न्यूनतम तापमान कब मापते हैं। सुबह के 4 बजे। अब बात करते हैं कि अधिकतम तापमापी में कितने अंक या मात्रक होते हैं। तो अधिकतम तापमापी में लगभग +35 से +55 तक 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान के मात्रक होते हैं। और न्यूनतम तापमापी में कितने अंक या मात्रक होते हैं। तो न्यूनतम तापमापी में लगभग होते हैं -55 से +40 तक। -55 तक से +40 तक शायद यही होते हैं। शायद यही होते हैं। और अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि मृदा तापमापी में हम क्या भरते हैं। मृदा तापमापी में हम कौन सा पदार्थ भरते हैं। तो मृदा तापमापी में कौन सा पदार्थ भरते हैं। मरकरी भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 वर्षा मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वर्षा मापने वाला यंत्र है रेन गेज। वर्षा मापने वाला यंत्र। क्वेश्चन नंबर 57 कि चिल्लिंग छत्ती कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होती है। कितने तापमान पर होती है। तो चिल्लिंग छत्ती 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होती है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होती है। क्वेश्चन नंबर 58 फ्रीजिंग छत्ती या पाला पड़ना
पढ़ना कितने तापमान पर होता है, कितने तापमान होना चाहिए उसके लिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तो पत्तियों का तापमान ज्ञात करने वाला यंत्र इंफ्रारेड थर्मामीटर। और अधिकतम तापमापी में कौन सा पदार्थ भरा जाता है, तो अधिकतम तापमापी पारा भरा जाता है। और अधिकतम तापमापी में तापमान कब मापते हैं, तो अधिकतम तापमापी में दोपहर 2 बजे मापते हैं। और अधिक न्यूनतम तापमापी में कौन सा पदार्थ भरा जाता है, न्यूनतम तापमापी में एल्कोहल पदार्थ भरा जाता है, जो 2 सुबह के 4 बजे मापते हैं न्यूनतम तापमान। और अधिकतम तापमान में कितने अंक मात्रा होते हैं, +35 से 55 होते हैं। और न्यूनतम में -55 से +40 तक होते हैं। और मृदा तापमापी में हम कौन सा पदार्थ पढ़ते हैं, तो मृदा तापमापी में हम मरकरी पढ़ते हैं। और वर्षा मापने वाला यंत्र रेन गेज है। चिलिंग शक्ति कितने तापमान पर होती है, तो चिलिंग शक्ति 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होती है। और फ्रीजिंग शक्ति या पाला पड़ना कितने तापमान पर होता है, तो पाला पड़ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होती है। क्वेश्चन नंबर आता है 59। क्वेश्चन नंबर आता है 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि पाले के प्रभाव को फसल को पाले के प्रभाव से रोकने हेतु क्या करना चाहिए, रोकने हेतु क्या करना चाहिए। तो पहले तो H2SO4 या गंधक का घोल कितना प्रतिशत होना चाहिए, 0.1% होना चाहिए। दूसरा है साइकोसिल का भी उपयोग कर सकते हैं। और हम अगर हमारे खुद घर का इलाज करना चाहते हैं तो शाम को सिंचाई करके छोड़े, शाम को धुआ करें, ताकि पाले से हम बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 60 कि शीतकालीन, ये तापमान याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। शीतकालीन फसलों के लिए न्यूनतम तापमान, तो शीतकालीन फसलों के लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, लगभग 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो शीतकालीन फसलों के लिए इष्टतम तापमान, तो शीतकालीन फसलों के लिए इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे शीतकालीन फसलों के लिए अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए, 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 है कि ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम तापमान होना चाहिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान न्यूनतम होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 64 है ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए इष्टतम तापमान, लगभग इष्टतम तापमान ही पूछा जाता है, तो इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए। जो भी शीतकालीन के लिए
जो अधिकतम होता है वो कितना, वो ही तापमान ग्रीष्मकालीन फसलों के इष्टतम तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें कि ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए अधिकतम तापमान, अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए? तो अधिकतम तापमान होना चाहिए 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रकाश प्रदीप्ति कालिता, प्रकाश प्रदीप्ति कालिता क्या होता है? प्रकाश प्रदीप्ति कालिका कि पौधों में पुष्पन एवं वृद्धि के लिए प्रकाश का अनिवार्य होना क्या कहलाता है? प्रकाश प्रदीप्ति कालिता। या पौधों को जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश प्रदीप्ति कालिता। तो प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा है? कि लघु दिवसीय पौधे और दीर्घ दिवसीय पौधे और दिवस निष्प्रभावी पौधे। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार आवश्यकता सॉरी प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा? पौधों को कितने भागों में बांटा? तो कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन से? लघु दिवसीय, दूसरा दीर्घ दिवसीय और तीसरा है दिवस निष्प्रभावी। दिवस निष्प्रभावी पौधे। क्वेश्चन नंबर 67 है कि लघु दिवसीय पौधों को प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है? 10 घंटों से अधिक, 10 घंटों से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 68 दीर्घ दिवसीय पौधों को प्रकाश की आवश्यकता होती है। दीर्घ दिवसीय पौधों का कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है? 14 घंटे से अधिक, 14 घंटों से अधिक। और क्वेश्चन नंबर 69 क्या है कि दिवस निष्प्रभावी क्या पौधों को प्रकाश की आवश्यकता कितनी होती है? तो प्रभाव की आवश्यकता नहीं होती है। तो दिवस निष्प्रभावी पौधे होते कौन से हैं? कपास, सूरजमुखी, कौन सा? सूरजमुखी, और टमाटर और तंबाकू, पपीता, अमरूद, ये दिवस निष्प्रभावी होते हैं जिनको हम प्रकाश की अनुपस्थिति के आधार पर उगा सकते हैं। अब बात करें कि लघु दिवसीय पौधे कौन सी फसल में होते हैं? तो लघु दिवसीय पौधे खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो अब उगाई जा रही है। कौन सी? बाजरा, ज्वार, मोठ, चोला और मूंग। 14 घंटों के लिए आवश्यकता होती है। रबी की फसल, तो रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि। एक बार फिर से कि फसलों को पाले के प्रभाव से रोकने हेतु कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं? तो फसलों को पाले के प्रभाव से रोकने तो आइसोफोर या गंधक घोल का 0.1% या साइकोसिल का घोल के उपयोग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है शीतकालीन फसलों के लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और शीतकालीन फसलों के लिए अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
और शीतकालीन फसलों के लिए अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए? 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और ग्रीष्मकालीन के लिए न्यूनतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और ग्रीष्मकालीन के लिए अधिकतम तापमान 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और ग्रीष्मकालीन के लिए अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए? 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रकाश की आवश्यकता का आधार वो कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, दीर्घ दिवसीय, लघु दिवसीय और दिवस निष्प्रभावी। एक और आता है मध्य दिवसीय। मध्य दिवसीय का उदाहरण कौन सा है? गन्ना। क्या है? गन्ना। और लघु दिवसीय पौधों को प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो लघु दिवसीय पौधों की आवश्यकता होती है लगभग 10 घंटों से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें कौन सी? बाजरा, ज्वार, ग्वार आदि। और दीर्घकालीन, दीर्घ दिवसीय 14 घंटों की आवश्यकता। रबी की फसलें और दिवस निष्प्रभावी जिनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं। कौन सी? कपास, सूरजमुखी, टमाटर, तंबाकू, पपीता, अमरूद आदि। अब हम बात करते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी बहुत 70 क्वेश्चन ही हुए, और भी आगे बढ़ेंगे। मौसम और जलवायु में क्वेश्चन इनसे बाहर कभी भी नहीं आएगा, ये मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये हम जेट का सिलेबस जो है 11वीं 12वीं में ही आता है। और ये क्वेश्चन है 11वीं 12वीं से हटकर भी है। और 11वीं 12वीं में से तो 11वीं में आपको मौसम वाला चैप्टर दे रखा है, उनमें तो कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं। लगभग 10 से 20 क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि सॉरी सस्य जलवायु खंड। 70 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सस्य जलवायु खंड कितने हैं? जलवायु खंडों की संख्या तो कितनी है? पता है क्या? नहीं पता तो मैं बता देता हूं, 15 है। 15 है। और क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है कि राजस्थान में सस्य जलवायु खंडों की संख्या, सस्य जलवायु खंडों की संख्या कितनी है? ये भी नहीं पता, तो ये भी मैं बता देता हूं कितनी है? 10 है। और अगर बात करें कि राजस्थान के सस्य जलवायु खंडों में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा जलवायु खंड है फर्स्ट सी में कौन से आते हैं? बीकानेर और जैसलमेर, और भी एक दो और होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें कि राजस्थान के सस्य जलवायु खंडों में सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है फोर्थ बी। कौन सा है? फोर्थ बी। और एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के सस्य जलवायु खंडों में सबसे अधिक वर्षा कौन से जलवायु खंड में होती है? कौन से जलवायु खंड में होती है? तो कौन से जलवायु खंड में होती है? फिफ्थ में जहां पर झालावाड़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कि एसकेआरयू यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो बीकानेर में स्थित है। तो एसकेआरयू यूनिवर्सिटी राजस्थान के किस सस्य जलवायु खंड में स्थित है? किस सस्य जलवायु खंड में स्थित है? तो अभी मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है?
सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? फर्स्ट सी। और फर्स्ट सी में कौन सा आता है? बीकानेर। तो उसका आंसर भी क्या होगा? फर्स्ट सी। और बात करें कादरी, कादरी CAZRI, सेंट्रल एग्रीकल्चर, यानी कि भारतीय यानी केंद्रीय कृषि शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर, जिसे हम क्या कहते हैं? काजरी। जो कौन राजस्थान के किस जलवायु खंड में स्थित है? तो राजस्थान के राजस्थान के कौन से शस्य जलवायु खंड में स्थित है? तो फर्स्ट है में कौन कौन से हैं? बाड़मेर व जोधपुर, बाड़मेर व जोधपुर। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, MPUAT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? उदयपुर। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर। जो कौन से शस्य जलवायु खंड में स्थित है? तो वो है फोर्थ ए। और सबसे छोटा कौन सा है? फोर्थ बी। कौन सा है? फोर्थ बी। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NRC4 केमल, NRC4 केमल कहाँ पर, कौन से राजस्थान की कौन सी शस्य जलवायु खंड में स्थित है? तो राजस्थान के फर्स्ट सी में स्थित है, क्योंकि बीकानेर में ही, जोनबीड बीकानेर में ये स्थित होता होता क्या है ही। और क्वेश्चन नंबर 79, तो क्वेश्चन नंबर 79 की अगर हम बात करें कि सेंटीग्रेड में जल का जमाव बिंदु कितना होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में जल का जमाव बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वेश्चन नंबर 80 की डिग्री सेंटीग्रेड में जल का उबाल बिंदु क्या है? जल का उबाल बिंदु क्या है? तो जल का उबाल बिंदु क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ऐसे क्वेश्चन पूरे हो गए। और आगे भी हम और भी क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे 100 तो, और जो ये साथ साथ याद आते रहेंगे उनके हिसाब से हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। एक क्वेश्चन आता है कि लगातार वर्षा देने वाले बादलों को हम क्या कहते हैं? पहले ऐसे देखते हैं बादलों के प्रकार। बादलों के प्रकार कितने हैं? तो बादलों के प्रकार कितने हैं? 3 है। कौन से हैं? 3। पहला कौन कौन सा है? तितरपंखी, तितरपंखी। दूसरा कपासी। और तीसरा है स्तरीय, स्तरीय। कौन सा है? स्तरीय। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लगातार वर्षा देने वाले बादलों को क्या कहते हैं? लगातार वर्षा देने वाले बादलों को हम क्या कहते हैं? बादलों को हम क्या कहते हैं? तो लगातार वर्षा देने वाले बादलों को हम कहते हैं निम्बो, निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस। यह क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बताया कि निम्बो स्ट्रेटस कहते हैं जो लगातार वर्षा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि ओलावृष्टि, ओलावृष्टि और आंधी तूफान देने वाले बादलों को हम क्या कहते हैं? बादलों को देने वाले बादलों को हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? कोलोमो निम्बस, कोलोमो निम्बस।
कोलोमोनिम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोमोनिम्बस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन मापने वाला यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर। कौन सा है? पोटोमीटर। क्या है? पोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 और कौन सा रह गया? एक मिनट मैं देख लेता हूँ जो अभी क्वेश्चन रहा है अभी। हाँ, एक क्वेश्चन है कि धुंध, जो सुबह धुंध या राजस्थानी भाषा में बोलते हैं धूल, धुंध या कोहरे में नमी की मात्रा क्या है? धुंध या कोहरे में नमी की मात्रा लगभग 75% से अधिक। अरे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ आज की क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 की वर्षा के बूंदों का आकार कितना होता है? तो वर्षा की बूंदों का आकार कितना होता है? 0.5 से लगभग 4 mm होता है। और हमारे घर में जो फुहारे चलते हैं, फव्वारे के बूंदों का आकार कितना होता है? 0.5 mm। कितना होता है? 0.5 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 88 कि सर्दियों में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो सर्दियों में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ। और क्वेश्चन नंबर 89 कि लू क्या है? तो लू है कि गर्मियों के मौसम में चलने वाली गर्म हवाएं। गर्मियों के मौसम में चलने वाली गर्म हवाएं क्या है? गर्म हवाएं क्या कहलाती है? लू कहलाती है। पौधों को लू से बचाने के लिए क्या करते हैं? पौधों को लू से बचाने के लिए क्या करते हैं? पौधों को लू से बचाने के लिए पौधों के तनों पर चूने का लेप करते हैं। क्या करते हैं? सफेद चूने का लेप करते हैं, जिससे पौधों को लू नहीं लगती। और लू से बचाव के लिए उत्तर और पश्चिमी दिशा में हम क्या लगाते हैं? टाटियां लगा देते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म या आंधियों को क्या कहते हैं? तो बावल कहते हैं। तो ये हो गया आपके 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन में भी मैं आपको लगभग इसमें होने वाले 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके, क्योंकि मैंने
कहीं कहीं एक क्वेश्चन के साथ दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन भी बताए हैं। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और रोजाना आपको ये किस क्वेश्चनों के हिसाब से आपको चैप्टर पूरा करवाया जाएगा। अगर हम टॉपिक वाइज लेंगे, वो टॉपिक वाइज लेंगे तो इसमें लगभग 2 या 3 दिन का चैप्टर, ये लगभग 3 घंटे लग जाते। इसलिए हमें डिस्क्राइब करने को छोड़कर हम एक क्वेश्चनों के रूप में याद करें तो जल्दी याद होगा। और अगर आप ये क्वेश्चन नोट कर लेना और नोट करके आप जब परीक्षा देने से 2 दिन पहले भी आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।